यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन ऑलरेडी शुरू कर चुके हो, पर अभी तक नहीं पता है मोस्ट स्कोरिंग यूनिट स्ट्रेटेजी क्या होती है, उसको आप जानते ही नहीं हो, तो मैं आपको बता दूं आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी बहुत पीछे चल रही है उन स्टूडेंट के कंपैरिजन में जिनको ये चीज पता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ प्रेप 24/7। मैं हूं जया यादव, यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस में, और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं उन यूनिट्स की जो कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग होती हैं। अभी जो स्कोरिंग वर्ड है इसके साथ काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। स्कोरिंग का मतलब वेटेज नहीं होता है, स्कोरिंग का मतलब होता है ऐसी यूनिट जिनके जो क्वेश्चंस हैं उनका अनुमान लगाया जा सकता है, यानी कि प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस। मतलब ये यूनिट हम पढ़ रहे हैं तो उसमें से यही क्वेश्चंस आएंगे, इसके अलावा नहीं आएंगे, ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा जैसे कि मैथमेटिक्स में होता है 2 into 2 मतलब 2 2s are 4, ये आपको पता है तो कोई भी आपके मार्क्स नहीं काट सकता है। अगर पॉलिटिकल साइंस के कंटेक्स्ट में बात करूं तो जैसे कि आर्टिकल 14 होता है, आर्टिकल 14 बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो अगर आपको ये पता है तो आपके मार्क्स नहीं कम होंगे अगर ये क्वेश्चन आ गया कि आर्टिकल 14 क्या कहता है, ठीक है। मतलब आपको अगर किसी भी सवाल का जवाब पता है तो कोई मार्क्स नहीं काट सकता उसमें से, ठीक है। यानी कि जो आपके एक्यूरेसी होती है आंसर्स की वो हमेशा क्या रहेगी, वो हमेशा हाई ही रहेगी। चलो, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप फटाफट से जाके मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो अगर जून 26 के लिए सीरियस हो तो, क्योंकि यहाँ पे मैं फैक्चुअल क्वेश्चंस डेली ड्रॉप करती हूँ, ठीक है। फैक्चुअल क्वेश्चंस अभी का अगर हम रिसेंट ट्रेंड को देखें तो फैक्ट्स बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है, फैक्ट्स पूछे जा रहे हैं। और अब इस बार तो हद ही हो गई, बहुत ही रैंडम फैक्ट्स पूछ लिए। तो अगर हम बट इट इज व्हाट इट इज, तो इसकी प्रिपरेशन हम छोड़ तो नहीं सकते ना एनीवेज। तो जून 26 के लिए हम हर तरीके से तैयार रहें, उसकी शुरुआत हमने अभी से ही शुरू कर दी है, क्योंकि एंड टाइम पे क्या होता है, जब हम फैक्ट्स को रटने बैठते हैं तो मेमोरी पे जोर पड़ता है, रिवीजन का टाइम बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है और याद भी नहीं रहता। अगर क्वेश्चन पेपर जब सामने आएगा सब फैक्ट्स इधर उधर चले जाएंगे, तो इसीलिए 6 महीने काफी अच्छा खासा समय है, तो शुरुआत से ही फैक्ट्स को कवर करना शुरू कर दो। इसीलिए इस टेलीग्राम से जुड़ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 27 जनवरी से आरंभ बैच में लेके आ रही हूं जिसका प्राइस 7,795 है। अगर आप मेरा कोड YT53 यूज करोगे तो ये प्राइस और भी ज्यादा कम हो जाएंगे। क्लास के एंड में ये पूरा कोड मैं आपको लगा के दिखाऊंगी। ओके, इस बैच में आपको मिलेगा क्या क्या, इसमें मिलेगा आपको एक सारी की सारी स्ट्रक्चर्ड क्लासेस, यानी कि आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों ही फॉर्म्स में क्लासेस मिलेगी। अगर आप फ्री हो तो आप लाइव क्लासेस ले सकते हो, जिससे कि बिल्कुल इंटरेक्टिव सेशन वो आपके लिए रहेगा, आपके जो डाउट्स है वो ऑन दी स्पॉट सॉल्व किए जाएंगे। अदरवाइज अगर आप जॉब करते हो या फिर आप हाउस वाइफ हो, ठीक है, तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देख सकते हो, और जो भी डाउट्स हैं आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाना, जो कि पेड स्टूडेंट्स के लिए अलग से बनाया जाएगा। वहां पे आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे, और इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, पीडीएफ्स हैं, पूरा कंटेंट आपको वहां पे दिया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको पूरा सपोर्ट दिया जाएगा ऑफलाइन सेंटर्स पे भी। अगर आपके ऑनलाइन आप सेटिस्फाई नहीं हो, आपके कुछ प्रॉब्लम है जो आपको आप फेस कर रहे हो, तो आप ऑफलाइन सेंटर पे आके उस इशू को रिजॉल्व करवा सकते हो। इसके अलावा PYQs, अब आपकी प्रिपरेशन में PYQs कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तो ये सब कुछ आपको एक ही जगह एक ही बैच में मिल जाएगा। सफिशिएंट PYQs आपसे सॉल्व करवाए जाएंगे, ठीक है, और आपकी जो प्रिपरेशन है बिल्कुल ऐसे करवाई जाएगी कि आपके टिप्स पे सारे कंसेप्ट आपको रट जाए, ठीक है। इसके अलावा ईमेल्स के थ्रू आपको रेगुलरली अपडेट किया जाएगा, तो किसी भी तरीके से अगर मतलब आप इस बात से अनजान नहीं रहोगे कि आपके पेड बैच के साथ क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा है। इसके अलावा मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। चलो, अब आते हैं इस सेशन के पर्पस पे। क्या है सेशन का पर्पस, ये सारी मैंने यहाँ पे यूनिट्स लिखी हुई हैं, उनका क्या नेचर है, साथ ही साथ मैंने इनको स्कोरिंग पोटेंशियल भी इनका मतलब स्टार से इनको रैंक किया हुआ है, 5 स्टार मतलब आउट ऑफ 5 स्टार्स, ठीक है। कौन सी यूनिट का स्कोरिंग पोटेंशियल कितना रहता है। अगर शुरुआत करें पॉलिटिकल थियरी से, तो पॉलिटिकल थियरी एक ऐसी थियरी है जिसमें से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपके कंसेप्ट्स आते हैं। वेट, यहाँ पे पेन चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपके देखो कंसेप्ट्स आते हैं, जितनी भी पॉलिटिकल ट्रेडिशंस हैं वो सब कुछ पूछे जाते हैं, पूरे लिबरलिज्म से लेके फेमिनिज्म तक, ठीक है। अब जिसमें कि अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, अगर थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को, तो हो सकता है कि आपका जो आंसर है वो गलत चला जाए, ठीक
ठीक है। इस वजह से मैंने इसको मीडियम रखा है, और इसको लो मैंने बिल्कुल इसलिए नहीं रखा है क्योंकि यूनिट अगर आपने एक बार अच्छे से कंसेप्ट पढ़ लिए तो आपके लिए थोड़ा सा ये यूनिट इजी हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपका बेस मजबूत है ना, तो सारे कंसेप्ट्स, थिंकर्स को आप लिंक करके पढ़ रहे हो तो ये यूनिट आपके लिए एनीवेज इजी हो जाती है। चलो अब आते हैं पॉलिटिकल थॉट पे, यानी कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पे। इसका अगर मैं नेचर की बात करूं तो ये स्टैटिक और फैक्चुअल रहता है, ठीक है। इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, बुक्स पूछ लिया, ठीक है, ऑथर्स पूछ लिया, उसके अलावा कोटेशंस, इंपॉर्टेंट कोई बात किसी ने बोला है वो सब पूछ लिया, उनसे रिलेटेड कंसेप्ट से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो इसीलिए ये यूनिट काफी ज्यादा इजी रहती है। एक बार आपने कवर कर लिया तो इसमें से जो क्वेश्चन आएंगे आपके आंसर ठीक ही होने हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका स्कोरिंग पोटेंशियल हाई है। उसके बाद इंडियन पॉलिटिकल थॉट पे आ जाओ, ये बिल्कुल वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के जैसे ही इसमें से क्वेश्चन आते हैं। हाँ, एक और चीज मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गई, जो बुक्स की क्रोनोलॉजी है, ठीक है, उस टाइप से मतलब क्वेश्चन बन के आते हैं। तो एक बार आपने ये सब कुछ कवर कर लिया तो आपके मार्क्स इसमें से कोई नहीं काट सकता। ये बात अलग है क्योंकि स्पेसिफिकली अगर कोटेशंस की बात करूं, यानी कि कौन कौन से मतलब स्टेटमेंट्स हैं जो कि किसी ने बोले हैं, अगर एग्जामिनर ने ये सोच लिया है कि आपके मार्क्स काटने ही काटने हैं, तो कोई ऐसी भीड़ में से बुक उठाकर उसने कोई एक बीच की लाइन ड्रॉप कर दी, ठीक है, तो बात अलग है। पर यहाँ पे भी आपके आंसर सही होने के चांसेस है। कैसे? क्योंकि जब आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट पढ़ते हो तो ना ही आप सिर्फ उन पर्सनैलिटीज के बारे में पढ़ते हो, आप उन पर्सनैलिटीज को समझते हो। तो आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि ये वाली बात इस टाइप से है तो ये इसने कही होगी, ठीक है। उसके बाद है आपका इसके बाद है आपका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। उसमें आपका कंसेप्चुअल और टेक्निकल क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, जिसमें अगेन वही आपके कंफ्यूज होने का ज्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप किसी एक चीज में घूम जाओ या किसी एक वर्ड के साथ एंटी एक खेल दे तो आप नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। इसीलिए इसका स्कोरिंग पोटेंशियल मैंने मीडियम रखा हुआ है, क्योंकि जनरली कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में क्या है, टर्म्स है, डेफिनेशंस है, वो सब पूछी जाती है। साथ ही साथ जो यूएसए यूके, ठीक है, यूएसए यूके, फ्रांस, इटली, ठीक है, और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे नेशंस हैं जिनका क्या उनका गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, क्या किस टाइप की गवर्नमेंट सिस्टम वहां पे चलता है, इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। उनके पार्लियामेंट से, प्रेसिडेंशियल सिस्टम से क्वेश्चंस आते हैं। तो इसीलिए अब आपको कितने ही नेशंस का आप याद कर लो, या हो सकता है कि जितने नेशंस आपने याद किए उसके अलावा कुछ पूछे। जैसे कि इस बार किसी को अंदाजा नहीं था कि इटली, चलो इटली तो एक बार फिर भी था कि क्वेश्चन थोड़ा बहुत आ जाएंगे, बट इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। जैसे फ्रांस का उन्होंने यही पूछ लिया था कि उनके जो पार्लियामेंट है उसकी कितनी सीट्स हैं, तो ये बहुत ही एकदम रैंडम फैक्ट था। तो इसीलिए यहाँ पे गुंजाइश होती है कि आपका जो क्वेश्चन है वो गलत चले जाए या फिर आपको नहीं पता हो, क्योंकि इसके ना कोई मतलब अपार है, मतलब आप कितने सारे नेशंस की पूरी पार्लियामेंट, पूरी प्रेसिडेंशियल फॉर्म्स आप रट लोगे। तो इसीलिए इसका जो स्कोरिंग पोटेंशियल है मैंने मीडियम रखा है। उसके बाद आ जाओ इंटरनेशनल रिलेशंस पे। इंटरनेशनल रिलेशन, मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये यूनिट टफ लगती होगी, पर मैं आपको बता दूं कि एक बार अगर आपने इंटरनेशनल रिलेशन को कवर कर लिया, एटलीस्ट उस कंटेंट, उन नोट्स के साथ कर लिया जो मैंने ऑलरेडी JRF प्रेप 7 पे प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं, और जो कि इससे भी ज्यादा जून 2026 के लिए मैं लेके आने वाली हूँ, तो आपके इंटरनेशनल रिलेशन में से मार्क्स कम नहीं हो सकते, ठीक है। अगर इक्का दुक्का बिल्कुल 1-2% आप हटा दो, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में से वर्ल्ड हिस्ट्री में से भी क्वेश्चन आते हैं। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में इतने सारी ट्रीटीज, इतनी सारी स्कीम्स साइन हुई है ना, तो जो भी अगर उन्होंने ऐसा बिल्कुल कोई भीड़ में से उठा के दे दिया तो बात अलग है। अदरवाइज इंटरनेशनल रिलेशंस में से काफी क्वेश्चंस आते भी हैं, और काफी हद तक जवाब जिसको आपको सटीक पता होते ही होते हैं, क्योंकि इवेंट्स हो गए, ठीक है। अगेन वही फैक्ट्स हैं, इवेंट्स हो गए, स्कीम्स हो गए, कौन सी चीज किस ईयर में आई थी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब आपको पता है, तो आप अच्छे से कर लोगे। जैसे फेजेस आते हैं, कोल्ड वॉर फेजेस, आपके कोल्ड वॉर फेजेस मैंने ऑलरेडी करा ही रखे हैं। अब एक काम करती हूँ, जितनी भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबको मैं लिंक अटैच करवा दूंगी, तो आप डायरेक्टली अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर देना, ठीक है। तो हाँ, जैसे कोल्ड वॉर फेजेस हो गए वो आपके इंटरनेशनल रिलेशंस में शामिल है, उसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। और भी ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कौन कौन सी इंपॉर्टेंट समिट्स हैं, वो सब कुछ इसमें से पूछी जाती हैं, ठीक है। जो आपको पता है तो आपका आंसर ठीक ही होना है। चलो
अब आते हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी, जिसका मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो है वो आपका आईआर पढ़ने से कवर हो जाता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वाला, ठीक है। इसके अलावा ये थोड़ा सा मैंने मीडियम पे इसलिए रखा है क्योंकि इसमें से करंट अफेयर्स आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स वही, वो तो उनकी कोई लिमिटेशन तो है नहीं, तो अगर कोई भी आपने मिस आउट कर दिया या फिर कोई भी ऐसा करंट अफेयर जो आपको नहीं पता है तो आपके मार्क्स यहाँ पे कट हो सकते हैं। तो आप इस यूनिट को कितना भी पढ़ लो, एनीवेज करंट अफेयर्स से अगर क्वेश्चन आ गया तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। ये भी वो यूनिट है जिसमें से काफी ज्यादा क्वेश्चंस एनटीए पूछ रहा है, इस बार भी पूछे थे, पिछली बार भी पूछे थे, ठीक है। तो इसमें से ये पूरा फैक्ट बेस्ड यूनिट है। इसमें से देखो क्या है, आर्टिकल्स, ठीक है, आर्टिकल्स, कॉलोनियल हेरिटेज मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वेट, कॉलोनियल हेरिटेज मतलब इंडिपेंडेंस से पहले कौन कौन से इंपॉर्टेंट एक्ट्स थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने में। इसके अलावा अमेंडमेंट्स हो गए, ठीक है, अमेंडमेंट्स के अलावा केसेस हो गए इंपॉर्टेंट, ठीक है, और प्रेसिडेंट, आपके मतलब आपके यूनियन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी से क्वेश्चंस आते हैं। तो कुल मिला के यूनिट 7 बड़ी है, पर एक बार अगर आपने ये कर लिया तो बहुत बड़ा पोर्शन आप अपने सिलेबस का भी कवर कर लेते हो, साथ ही साथ क्योंकि इसमें से इसका वेटेज भी काफी ज्यादा रहता है तो आप क्वेश्चन पेपर का भी ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन है उनको आप कवर कर सकते हो। तो इसीलिए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया को मैंने काफी ज्यादा हाई रखा है। उसके बाद है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, इसका वेटेज कम रहता है, साथ ही साथ इसमें वही एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है और कोई गुंजाइश नहीं है कि आपका जो आंसर है वो ठीक जाए, इसीलिए मैंने इसको स्कोरिंग पोटेंशियल बहुत ही लो रखा है। अब आ जाओ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे, क्या तो बढ़िया यूनिट है ये, पर इस बार इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया, बहुत दुख की बात है, पर क्या पता अगली बार आ जाए, ठीक है। एक तो ये बहुत ही लिमिटेड है, ठीक है, ये यूनिट बहुत लिमिटेड है, बहुत छोटी है, इसमें से थिंकर्स आ जाएंगे, उन्होंने क्या क्या कंसेप्ट दिए हैं वो सब आ जाएंगे, एक बार इनको रट लो तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से कोई भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं जा सकता है। जो कंटेंट जो भी मैं पढ़ाऊंगी एक बार आपने उसको रट लिया, आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से कोई भी आंसर गलत नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि पूरा थियोरिटिकल है। साथ ही साथ इसमें से वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं, मतलब गिने चुने इसमें से कुछ थिंकर्स हैं, ठीक है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं और गिने चुने इसमें कंसेप्ट हैं, तो इसीलिए ये यूनिट काफी मुझे अच्छी लगती है। अब आ जाओ गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, इसका जो स्कोरिंग पोटेंशियल है बहुत ही लो है, अगेन क्योंकि इसमें करंट अफेयर शामिल है। आप इस यूनिट को पढ़ लोगे, फैक्ट्स पढ़ लोगे, जैसे कि इसमें गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज है, स्कीम्स है, उनके बारे में आपको पढ़ते हैं, जैसे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, लोकपाल, नीति आयोग, ये सब। पर साथ ही साथ कोई भी अगर करंट स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, करंट पॉलिसी कोई भी लॉन्च की है जिससे आप फैमिलियर नहीं हो, तो आपके इसमें से मार्क्स काफी अच्छे खासे डिडक्ट हो सकते हैं। तो कंक्लूजन क्या निकल के आया कि कौन कौन सी आपकी मोस्ट स्कोरिंग यूनिट्स रही, वेट, वो रही आपकी एक तो यूनिट 2, ठीक है, यूनिट 2 मुझे ऐसा लगता है कि काफी, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं इन केस इफ, हाँ, तो एक तो यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 5, 2, 3, 5 के अलावा 7 और 9, ठीक है। तो यूनिट 2, 3, 5, 7 एंड 9, ये सारी यूनिट्स आपकी सबसे ज्यादा स्कोरिंग यूनिट्स हैं। तो जिसकी प्रिपरेशन मुझे लगता है आपको शुरुआत से ही करना, मतलब शुरुआत में ही शुरू कर देनी चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको कुछ एडिशनल बात बताना चाहूंगी, ये जो आपकी यूनिट 7 है, क्योंकि ये यूनिट बहुत बड़ी है, अगर आपने इस यूनिट को एक मतलब स्मार्टली कवर नहीं किया या फिर कोई प्रॉपर अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ कवर नहीं किया, तो ये जो यूनिट 7 है ये पूरे के पूरे 6 मंथ्स कब चले जाएंगे और ये यूनिट ही आप सिर्फ कवर कर पाओगे, ये कहूँ बस, मतलब ये भी नहीं अच्छे से कवर कर पाओगे। तो इसीलिए यूनिट 7 को जब भी अगर आप शुरुआत में पकड़ के चल रहे हो, ये सोच के कि अच्छा वेटेज है, अच्छी स्कोरिंग यूनिट है, तो बहुत ही स्मार्टली कोई स्ट्रैटेजी प्लान कर लो, क्योंकि ये यूनिट इतनी बड़ी है ना कि 6 महीने कहूँ या फिर इसका आधा समय भी कब ये यूनिट खा जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए प्रॉपर और स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ इसको फॉलो कर देना।
और अगर ये नहीं हो रहा है तो ये जो बैच है आरंभ बैच वो इसीलिए ही है, ठीक है, ये एक स्मार्ट प्रिपरेशन के लिए ही है कि हमको ये भी ध्यान में रखना है कि 6 महीने हैं, अपने आप में काफी अच्छा समय है, पर अगर अच्छे से स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो करोगे तो ये 6 महीने कब बिल्कुल ना बराबर टाइम में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अब आते हैं जो मैंने आपको शुरू में बोला था कि इस बैच को कैसे परचेज करना है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल गूगल पे जाना है, गूगल पे डालना है आपको ADA 24/7। ADA 24/7 टाइप करने के बाद ऑल कोर्सेज पे जाना है। ऑल कोर्सेज पे सारे गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स यहाँ पे आ जाएंगे। यूजीसी आपको टच करना है। यूजीसी के बाद यहाँ पे JRF प्रेप दिख जाएगा आपको। JRF प्रेप को जब आप यहाँ पे टच करोगे, वेट, JRF प्रेप पे जब आप यहाँ पर टच करोगे तो ये बैच आपको दिख जाएगा आरंभ बैच, ठीक है, जो कि 27 जनवरी से शुरू होने वाला है। इसके अलावा आपको पूरी प्रिपरेशन करनी है तो वो आपको मेगा सिलेक्शन पैक के थ्रू आप कर सकते हो। इसमें आपको पेपर 1 भी मिल जाएगा, पेपर 2 तो मिलेगा ही मेरा पढ़ाया हुआ, साथ ही साथ पेपर 1 भी मिल जाएगा। चलो अब आते हैं कि कोड लगा के कितना प्राइस कम होगा। अभी इन जो बैचेस का रेट है वो मेगा पैक का 6,599 चल रहा है और आरंभ का 4,795। तो हम आरंभ बैच में मेरा कोड लगा के देखते हैं। जब आप यहाँ पे यहाँ पे आप जब बाय नाउ करोगे, बाय नाउ करने पे यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा कूपन कोड डालने का। कूपन कोड में आपको डालना है YT53। जैसे ही आप ये अप्लाई करोगी तो देखो आपका जो रेट है वो 4,795 से और कम होकर रह गया है सिर्फ 4,359 रुपए का। ये सारे आपके पेमेंट मोड हैं, आप यूपीआई से भी कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ईएमआई, जो भी आपके लिए सुटेबल ऑप्शन हो आप उनसे पेमेंट कर सकते हो। और तैयारी शुरू बहुत ही जल्दी होने वाली है, तो अपना जो भी डिसीजन है फटाफट से ले लो, क्योंकि एनीवेज जो जून 26 है उसमें हमें एग्जाम क्वालिफाई करना ही करना है। थैंक यू।